नमस्कार दोस्तों, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। हरिभूमि के विशेष कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द वीक में इस बार हमारे साथ हैं पीजीआईएमएस के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के एचओडी और नोडल अधिकारी हैं नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम के डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा। डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा अपने आप में देश में एक जाने माने नाम है। काला पीलिया को लेकर डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ने जो काम किया है देश में, उसका कोई सानी नहीं है। डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ही हैं जिनकी बदौलत आज हेपेटाइटिस सी यानी काला पीलिया और हेपेटाइटिस बी, इन दोनों बीमारियों की दवाइयाँ निःशुल्क मिल रही हैं। यानी जो मरीज हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त है उनको फ्री में इलाज मिल रहा है। 2013 में डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ने बीड़ा उठाया था कि काले पीलिया को खत्म करके रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनका जो मॉडल था काले पीलिया को इलाज करने का, उसको 2018 में अपनाया था और पीजीआई को एक मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर बनाया था जिसके इंचार्ज हरियाणा के डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा को बनाया गया था। आज डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। हरिभूमि के संपादक श्री हिमांशु गिल्डियाल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा जी से बातचीत करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, पीजीआई में क्या नया होने जा रहा है इसके बारे में जानेंगे और सेशन जो कार्यक्रम के सेशन 2 में जो सेकंड पार्ट होता है कार्यक्रम का, उसमें हम सवाल जवाब भी करेंगे। तो आइए डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा जी से बातचीत करते हैं, उनके विचार जानते हैं। धन्यवाद। समय मैंने नहीं, आप लोगों ने भी निकाला, हर काम छोड़ के आप भी बैठे हैं। बहुत सारे चेहरे मैं भी जानता हूँ और वो भी जानते हैं। गिल बैठे हैं, विजय है, जगदीप है, मनोज है। मनोज ने तो बहुत क्लोजली इस प्रोजेक्ट को देखा, स्टार्टिंग से देखा। काला पीलिया कुछ चीज़ों की ड्यूटी ना खुदा लगाता है, आप नहीं सोचते हैं। आप सोचते हैं मैंने अचीव किया, ऐसा मिथ्या लाइफ में कभी मत पालना। शायद ऊपर वाली शक्ति ने आपको मौका दे दिया उस चीज़ के लिए और आप उस लेवल पे उस चेहरे के ऊपर थे। मेरी सारी डॉक्टरी की पढ़ाई रोहतक पीजीआई के अंदर हुई है। एमबीबीएस भी मेरी वहीं से हुई, एमडी भी मेरी वहीं से हुई। तो जब मैंने वहाँ देखा अपने सीनियर्स को, तो ऐसा ही होता था भी जो काला पीलिया बी और सी दोनों होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी। काला पीलिया का नाम देने वाले भी खुदा ने मेरे मुंह से ही निकलवाया, बिकॉज मरीज आते थे, उनको समझाना है कि सिंपल पीलिया क्या होता है। आप देखिएगा ए और ई, जिसको हम सिंपल पीलिया बोलते हैं, जो खाने पीने से आता है, और ये मौसम आएगा जुलाई अगस्त सितंबर का, जब पानी मिक्स होएगा, सीवर का पानी, पीने का पानी, वो उससे आएगा। बी और सी होता है जो खून के संक्रमण से आता है। दैट मीन्स मेरे को काला पीलिया है, मेरा ब्लड अगर इनके ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो वो ट्रांसफर हो सकता है। वो सेक्स के थ्रू भी हो सकता है कुछ केसेस में। अब ब्लड कहाँ से आएगा? कोई रेजर है, कोई नेल कटर है आपका, उससे आ गया। आप गांवों में जाके देखेंगे तो बड़ा रहेगा कि भाई जब तक ग्लूकोज नहीं लगेगा तो आराम नहीं पड़ेगा। तो उनको बहुत आदत है हमारे अभी भी गांवों के अंदर कि हमें आईवी फ्लूइड लगे, आईवी का इंजेक्शन लगे, और देने वाले कौन है वहां पे? क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है। तो वही सिरिंज, वही नीडल का इस्तेमाल होना, वो एक बड़ा मुख्य कारण है। गर्भवती महिला से बच्चे के अंदर जाना, वो कारण है। तो जब मैं एमडी करता था तो हमने देखा भी काले पीले के मरीज हेपेटाइटिस बी और सी के हैं, तो वहाँ ट्रीट नहीं होता था। उसको कहते थे दिल्ली जाओ, पीजीआई चंडीगढ़ जाओ, वहाँ इलाज करवा लो। फिर एक एंडोस्कोपी की बड़ी समस्या थी। मेरी दादी मेरी खुद गोद में मरी है इसी पीजीआई के अंदर, जब मैं खुद डॉक्टर था। उनको खून की उल्टी, काले रंग की लैट्रिन थी, तब इतनी सुविधा भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी। तो एक हार्ड फैक्ट है जो हमने देखा था कि आप भाई इंजेक्शंस लगाओ, बच गया तो उसकी किस्मत, चला गया तो उसकी किस्मत। अब पैसे वाला था वो तो चला जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, एंडोस्कोपी करा लेगा। बाकी लोगों के पास संसाधन नहीं है, वो रह जाएंगे। तो मुझे था कि ये दो चीजें जरूर शुरू होनी चाहिए, ये सीखना चाहिए ताकि रोहतक के अंदर वो काम शुरू हो सके। तो उसी की ट्रेनिंग मैंने हैदराबाद ली थी 3 साल, और फिर वो आके काम इस पे शुरू किया। अब आप अकेले डॉक्टर शुरुआत कर रहे हो तो एंडोस्कोपी, मुझे आज भी याद है पहली बार मशीन लगी थी तो 55 पेशेंट थे जिनकी एंडोस्कोपी होनी थी। तो मुझे ये था कैथल से मरीज आया, कोई और कहीं दूर से आया है। आपके लिए एंडोस्कोपी 2 मिनट या 4 मिनट होगा, पर करवाने वाले का मैं कहता हूं परिवार बीमार होता है, मरीज बीमार नहीं होता। तो 2 लोग लेके आएंगे, वो वेट करेंगे,
किसी को भर्ती करोगे तो वो खाना भी आ रहा है, बाकी काम भी हो रहे हैं। तो हमने रखा था कि वेटिंग नहीं रखेंगे इस चीज की, भाई जो आया उस दिन कर दो। ओपीडी चलती थी 3 बजे के बाद, फिर आप वही एंडोस्कोपी में लगे हैं शाम को 7-8 बजे, तो वही छोटा मोटा चाय समोसा बीच में खा रहे हैं। पर ये अच्छा लगता था कि भाई अगर आज जो बाहर प्रोसीजर 5,000 का 4,000 का होता है, आपने 50 का कर दिया तो लाखों रुपए की बचत हो गई, उनकी टाइम भी बच गया। और बात सिर्फ एंडोस्कोपी की नहीं होती थी, किसी को खून की उल्टी है, मरीज मर सकता है, किसी को कैंसर उसका नहीं पता चलेगा, फैल जाएगा तो वो मर सकता है। तो मैं मानता हूँ डेफिनेटली आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो कहते हैं ना, कायनात भी फिर साथ देती है अपने आप उन चीजों के ऊपर। तो स्टार्टिंग यहां से थी। और जीवन रेखा प्रोजेक्ट मुझे आज भी याद है, हम मेडिकल कॉलेज कैडर के होते हैं, हमारा एससी में से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऊपर डीजी ऑफिस एक अलग होता है, वहां से उस टाइम पे एक सीनियर अधिकारी नीचे उतरे लिखवाने के लिए कि जी ये लिख दो कि काले पीलिए का इलाज यहाँ नहीं होता, तो हम इसे पीजे चंडीगढ़ भेजना चाहते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को मना कर दिया था कि मैं तो नहीं लिखूंगा, मुझे तो इलाज आता है, इनको वहां करवाना है, प्रोजेक्ट देना है दे लें, हम तो नहीं लिखेंगे भाई किसी भी कीमत पर। तो थोड़े ऑफेंड भी हुए वो लोग। उन्होंने कहा जी साहब ऊपर बड़े अधिकारियों को चंडीगढ़ आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। मैंने कहा जी कल ही आ जाएंगे। मुझे वहां के एक बहुत बड़े अधिकारी से आमने सामने बैठ के मिलवाया जाता है, बोला जाता है, और मैं अपना केस रखता हूँ। मैं कहा जी मैं तो कभी नहीं लिखूंगा, और ये तो हमारे लिए शेम है, अगर हम जानते हैं और हम लिखेंगे जी पीजे चंडीगढ़ प्रोजेक्ट दे दो। वो बड़ी खुश अधिकारी, लेडी अधिकारी थी, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब यहीं रहेगा, यहीं से काम होगा, और आपको इंचार्ज बनाएंगे, आप इसको ओटो, और हम शुरू करते हैं। तो वो कहानी वहां से शुरू हुई। 2013 अगस्त का टाइम था। तो सब दवाइयां सरकार देती थी हमें, सिविल सर्जन खरीद के देता था, हमारा काम था इलाज करना उस टाइम के ऊपर। तो उसको देखा तो सरकार ने, क्योंकि नया काम था, तो छोटा प्रोजेक्ट लगाया कि भाई स्टार्टिंग में हम SCBPL को फ्री देंगे। इलाज बहुत महंगा था, 4 से 8 लाख का इलाज होता था उस टाइम के ऊपर, 24 से 48 हफ्ते का। तो देखते गए मरीज, भाई हम चिट्ठियां लिखते रहते थे कि नहीं साहब मरीज बढ़ रहे हैं, आप सबका फ्री करो। तो सरकार, भाई फैक्ट है, बजट्स हैं, फाइनेंसेस हैं, वो कहते साहब सबका तो फ्री नहीं हो सकता। तो वही इलाज सरकार जो 4 लाख रुपए का होता था 1 लाख में खरीदती थी कंपनी से। तो हमने उनको आइडिया दिया कि आप एक काम करो, जिस रेट पे आप खरीदते हो कंपनी को बोलो सबको रख दो उस रेट के ऊपर, आप पे तो बर्डन नहीं आया। वो कंपनी ने भी माना सरकार के कहने पे, सरकार ने भी माना। तो उस तरह रोहतक पहचान में आ गया। बिकॉज कोई भी इलाज अगर 1/4 रेट में कहीं होना शुरू हो गया तो मरीज अपने आप ढूंढ के आना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा मेरा कोई नाम था, मरीजों को पैसा बचता था उस टाइम के ऊपर। तो फिर वो आसपास की स्टेट से भी निकल के आना शुरू हुए। तो रोहतक का पीजे गैस्ट्रो डिपार्टमेंट उस चीज का एक उभरता हुआ सेंटर बनना शुरू हुआ कि यहाँ पे काले पीले का इलाज बहुत सस्ती दरों पे, या कईयों को SCBP का निःशुल्क होता है। फिर टचवुड टीकों की जगह खाने की गोलियां आ गई, तो उसके अंदर भी खूब चिट्ठी पत्री अर्जेंट करी गई सरकार ने, क्योंकि खर्चा बहुत सस्ता था उस पार्ट के ऊपर टीकों के मुकाबले। कहाँ वो सरकार 1 लाख में लेती थी और वो फिर गिर के 20,000, कल को 4,000, इतना गिरना शुरू हो गया। तो फिर वो सबको फ्री हो गया। आप काम कर रहे हो, ये कह रहे थे कि साहब बाधाएं, अगर आपके लाइफ में बाधा नहीं आई तो काम ठीक नहीं है, ये लिख लेना। बाधा तो आएगी, मैं मानता हूं। प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा ये जरूर रहेगी, तेरी कमीज और मेरी कमीज। वो हर किसी इंसान के अंदर जेलसी, द्वेष, कंपटीशन, कुछ ना कुछ परसेंटेज हमेशा होता है। लोग कहते हैं ना कि मोह को दबाओ, मोह के साथ ये भावनाएं भी होती हैं, आप उस पर कितना काबू पा सकते हैं वो आपके ऊपर है। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा आगे बढ़े, पर दूसरे को दबा के नहीं बढ़े उस चीज के ऊपर। तो हम भी अपनी औलाद को ही सिखाते हैं कि मैं कहा भाई डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे साथ के 10 रह गए और तुम भी रह गए, बराबर। तुम बन गए, वो रह गए, तुम्हारी किस्मत। तो तुम्हारा फ्यूचर उन पर डिपेंड नहीं करता, और अपनी क्लास के 10 बच्चों पे डिपेंड नहीं करता। पूरा भारत बैठेगा साहब, किस किस को रोकोगे। और एक रियलिटी है, एक नेता की अप्रोच से इंपॉर्टेंट एक फटे हुए कुर्ते धोती वाला जो आशीर्वाद देके जाता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हर चीज वो निकाल लाता है। तो हमें ये अच्छा था कि ये बीमारी गांवों में ज्यादा है, गरीबों में ज्यादा है,
और उनको ही निःशुल्क इलाज मिल रहा था। तो लोग उस चीज़ पे बहुत धन्यवादी रहते थे। मैं तो आज भी मानता हूँ, आपने इज्जत बख्शी है, यहाँ बुलाया है, तो उसके पीछे भी उन्हीं मरीजों का दुआएं हैं जो हमें यहाँ आज लेके बिठा के बैठे, गेस्ट ऑफ वीक बना के बैठे। नहीं तो हमारे जैसे तो बहुत और भी लोग हैं जिसके ऊपर। तो फैक्ट है कि वो चीज बढ़ती गई। मैं नेशनल प्रोग्राम को नहीं जानता था, नेशनल टीम को। मुझे सडनली वहां से कॉल आती है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे एक नेशनल प्रोग्राम बन रहा है, हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, हम आपको नेशनल सेंटर टीम में पिक कर रहे हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा थी, मैंने कहा जी बहुत धन्यवाद, आपका कंसेंट ले रहे हो, पर आपको पता कैसे चला? मैं तो नहीं जानता आपको। कहते साहब सर्विलेंस करते हैं, तो एक अच्छे पागलों की टीम तैयार हो रही सेंटर लेवल में, आप भी एक अच्छे पागल हो, काम करोगे, तो इसलिए हम आपको चुन रहे हैं। उसका नाम संध्या काबड़ा, आज भी वो बहुत सीनियर पोस्ट पे एनसीडीसी है दिल्ली के अंदर, वहां पे पोस्टेड है। वहां से जर्नी शुरू हुई नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की। क्यों? उनको पता था कि हरियाणा एक स्टेट है, अगर वो दवाइयों को इतना सस्ता ले आई है, जब सेंटर खरीदेगा तो कितना सस्ता लेगा और कितना फिर मरीजों को फायदा होगा। तो वहां से फिर वो एनरोलमेंट शुरू हुई, फिर पॉलिसी बनी। मेरी किस्मत है, मैं इतनी यंग एज के अंदर मैंने नेशनल पॉलिसी को ड्राफ्ट किया। 2 डॉक्टरों को उन्होंने पिक किया, बाकी आईएएस की टीम होती है, और उसके अंदर भी कैसे कैसे काम होगा उसे बोलते हैं नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। तो उसमें डाला गया, फिर सब डॉक्टरों की 250-300 डॉक्टरों की ट्रेनिंग करना, फिर स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनी साथ में। तो खुदा की इच्छा थी उसके अंदर। अब टचवुड आज भी मैं बैठता हूं तो देखता हूं कि भाई अलग से यूपी में इलाज फ्री मिल रहा है, बाकी मिल रहा है, तो एक खुशी होती है कि हरियाणा उसकी एक जननी था उस प्रोग्राम को। नॉर्मली क्या होता है, नेशनल के प्रोग्राम्स को स्टेट कॉपी करते हैं। ये पहला प्रोग्राम था कि स्टेट के ढांचे को नेशनल लेवल के ऊपर उठाया गया था। यूं का यूं, जैसे हमारा है कि सिविल हॉस्पिटल में छोटे डॉक्टर होंगे, लोगों को ट्रेवल ना करना पड़े, एक मेन सेंटर होगा, उसी पे हमें मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया। तो ढांचा सारा पूरे देश के अंदर उठा। अब देखो इतने सारे लोग हैं, मैं यहां बैठ के नाम भी नहीं ले सकता, बड़े बड़े कुछ अधिकारी होंगे या नेता भी होंगे जिनको काला पीला, वो बोलेंगे साहब, वो फोन पे बात करते हैं, क्या साहब टेस्ट करवाने मेडिकल नहीं आएंगे, दवाई लेने नहीं आएंगे, भले फ्री ले लेंगे, आप लिख दो, पर हम अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाना चाहते। इतना अंदर से है। अमिताभ बच्चन वो पहला शख्स था जिसको हेपेटाइटिस बी है, काला पीला 2 तरह का है ना, पहले प्रोग्राम में हेपेटाइटिस सी आया, वो बंदा जुड़ा ही नहीं, वो कहता रहा पहले हेपेटाइटिस बी को इन्वॉल्व करो। तो 2018 के बाद जब ये बी को इन्वॉल्व किया गया तो अमिताभ बच्चन इसका ब्रांड एम्बेसडर बना। हम भी मुंबई बुलाया गया, इसका इनॉग्रेशन हुआ, और मैं उसको देख के हैरान था। स्टेज के बंदे ने बोल रहा है, उसने हरियाणा को कोट किया कि साहब मुझे बड़ा पता चलता है गांवों में, खासकर हरियाणा में वो एचआईवी से मिक्स करते हैं, लोगों को, लेडीज को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरी आपको है सब डॉक्टरों को कि आप पूरे देश में फैलाओ कि अमिताभ बच्चन को काला पीलिया अगर हो सकता है। उसे कुली मूवी से हुआ था जहां ब्लड चढ़ा उसको उस टाइम के ऊपर, और मुझे टीबी भी रही है, मुझे और भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं इस टाइम के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं तो बाकियों का डर है। इसलिए अमिताभ बच्चन के हम जहां भी पोस्टर होते हैं ना, मैं अपने कमरे में, ओपीडी में, हर जगह लगाता हूं। मरीज आता उसको बताते हैं ना भाई इसको भी बीमारी है, आदि तो वैसे ही खुश हो जाते हैं कि इसको भी है, कोई मनाही ही नहीं, और ये ठीक है। मैं कहा भाई ये हीरोइन जैसा नाच रहा है, तुम्हें क्या परेशानी है, 80-82 में नाच रहा है, तुम भी ठीक रहोगे। तो एक हौसला बढ़ता उनको। फिर दूसरा बड़ा ये होता है, असल में ना हेपेटाइटिस बी गायब नहीं होता, सी तो गायब हो जाता है, बी चलता रहता है, ठंडा पड़ा रहता है। उनका होता है कि साहब हमारा कब खत्म होगा। मैं कहा भैया अरबोपति आदमी इसका खत्म ना होया, जीवा तुम भी जी लोगे, तो घबराओ मत। तो मेरे लिए तो अमिताभ बच्चन एक बहुत हौसले का केंद्र है कि उसके साथ मिमिक करवाओ तो चीजें बड़ी अच्छी रहती हैं। तो टचवुड एक हमेशा जो हमारे अंदर मैं देखता हूं, एथिकल डिटोरेशन हर लेवल पे है, वो हर समाज के हर वर्ग के अंदर है। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, मानवता है, और सबसे बड़ी चीज अगर मृत्यु याद है। लोग कहते हैं सर वेटिंग काहे को नहीं, अरे रात को मर गए तो सुबह एंडोस्कोपी कौन करेगा। तो आज जो फाइल है कर दो। एक गाना बहुत अच्छा, कल हो ना हो, ये सब पे अप्लाई होता है। हम कहते हैं ना साहब वो खाना खाने गया, फोटो देखी कि जी वो तो डेथ हो गई, दाल नहीं खा पाया। अरे भाई कल को वो आप भी हो सकते हो, खुदा का चक्र चल रहा है।
एक ट्रेन है, आपकी बारी कब आएगी किसी को नहीं पता। तो उसी ध्यान में रखा कि मरीजों को सहूलियत रहे। और आप कल आएंगे ऑफिस के अंदर, मैं आज भी अपना काम 2:30 बजे खत्म किया, सबको हाथ जोड़ के नमस्ते करके आते हैं, पता नहीं आखिरी नमस्ते हो भाई। तो आज अपना काम पूरा कर दो, फाइल पूरी कर दो, जो एंडोस्कोपी है सब कुछ पूरी कर दो। तो मुझे हमेशा ये लगता है, बिकॉज हम डॉक्टर हैं तो डेथ को ज्यादा डील करते हैं। तो अगर जिसके अंदर ये मालूम है कि कोई क्षण वो आपका आखिरी क्षण हो सकता है, मैं नहीं मानता उससे गलती होगी। बिकॉज इतनी बार हम देखते हैं लीवर खराब हुआ, मरीज आखिर में है, परिवार वाले बात करेंगे, तो वो लोग, कई लोग माफिया मांग रहे होते हैं, साहब मैंने उस टाइम बुरा कर दिया, मैंने जमीन छोटे से बड़े को दे दी, बिकॉज वो जर्नी का एंड हो रहा होता है। तो आपको एंड में याद आया ना, लोग कहते हैं जी बुढ़ापा आ गया अब धर्म कर्म कर लो। अरे सारे तो बुढ़ापे तक पहुंचेंगे नहीं, आधे तो पहले निपट लेंगे। तो अगर आपको याद है कि पहले भी निपट सकते हो, तो आई थिंक वो चीजें जो कह रहा था मैं, कि अंदर हर किसी के कुछ ना कुछ वो भावना होती है। शादी में जाओगे तो 2 रोटी खाने का फालतू मन करेगा ही करेगा, बिकॉज वो फ्री किया भाई, अपनी इंसान फिर भी सोच के खाएगा। तो मोरालिटी के एथिक्स होना बहुत जरूरी है। और टचवुड, भगवान की दया है, अभी 14 साल अभी जॉब और पड़ी हुई है, जीवन रहा तो चल रहे हैं। एक बार अगली बार फिर आएंगे आपके पास। मैं जरूर चाहूंगा आपके जो सवाल हैं, देखो मनोज ने मुझे बात की थी कि सर आप वैसे आओ या हमारा वीक, मैंने कहा नहीं, ये एक तरह की जागृति है। अगर हम आपके कंफ्यूजन को खत्म कर पाए, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर पाए और आप वो आगे संदेश दे पाओ। धीरू भाई अंबानी एक चीज कहता था, घंटे वही हैं, हाथ वही हैं, हाथ बढ़ाओ, आपकी तो उंगलियां नहीं बढ़ेंगी ना। तो मैं इसलिए अपनी टीम के अंदर भी जितने, भले वो बेरर है, भले वो स्वीपर है, मुझे पता होता है ये गांव में जाएंगे तो 4 लोग उससे पूछेंगे काली पीली के बारे में, तो इसका जवाब होना, ठीक होना बहुत जरूरी है। आप तो मीडिया के लोग हो, सबसे बड़ा तंत्र है। मैं दिल से मानूं, मैं कहीं कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट करता हूं, मैं अपने, इसकी फोटो जाती है, उसके अंदर मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, गिल उस टाइम पे आता था कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं आप, कैसे फैलाते हैं। लोग पूछते हैं साहब कैसे पहुंचे लोगों तक, इट इज मीडिया। आप थोड़ी गांव गांव में घर घर जा सकते हो, मीडिया पहुंचेगा। तो मेरी तो इसलिए हमेशा मीडिया के लिए बहुत कदर रहती है, बिकॉज मुझे अंदर से टोटली क्लियर है, आपको कोई भी अच्छी चीज लोगों तक पहुंचानी है, एजुकेट एंड इन्वेट द मीडिया। वो अपने आप, और मीडिया, वो कहते हैं सर आपको मीडिया से डर नहीं लगता, मेरे कंटेम्परेरी कहते हैं। मैं कहता चोरी करोगे तो डरोगे, तो डरोगे कि भाई इससे क्यों डरना, भाई मेरे को तो लगता है कि सबसे अच्छे लोग ही यही हैं। सीआईडी है, आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, एक अच्छा अधिकारी क्या है? अगर मुझे मीडिया वाला आके बताए कि साहब आपका चपरासी चोरी करता है, अब मैं चोर कर रहा हूं तो मैं मीडिया वाले को नहीं मानूंगा, और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं उस बंदे को ठीक कर लूंगा। तो आई बिलीव मीडिया एक तरह का आपका चौकसी का केंद्र है, जो आपको एक अच्छी फीडबैक दे सकता है, बशर्ते आप अपने आप चोर ना हो और अपने आप को इंप्रूव करने को तैयार हो, तो उससे अच्छी फीडबैक नहीं है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो आपकी गलती बताए भाई धन्यवाद, बिकॉज निखार वो आपको रहा है। सृष्टि ने किसी को 16 कला संपूर्ण नहीं बनाया, हमारे अपने माँ बाप है उनको भी नहीं बनाया होगा, वो भी इंसान ही है। तो आप वक्त के साथ इंप्रूव करते हैं, और जो आपकी गलती निकालता है सबसे अच्छा इंसान वो। आप इंप्रूव करते चलो अपने आप को, गलतियां अपने आप आपकी कम होती जाएंगी। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आपको जो क्वेश्चंस हैं प्लेंटी, जितने पूछने हैं पूछो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू हैपन। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मुझे डिटेक्ट, मैं एक बार खून दिया डॉक्टर अंतरिक्ष की बहन को एस्कोर्ट में, उन्होंने बताया कि मुझे पीलिया है, लेकिन वो नहीं बताया कि कौन सा, एक बार टेस्ट करवाओ। मैंने सारे टेस्ट करवाए यहाँ पे पीजीआई में, लेकिन कोई डिटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 15 बार खून दिया, और 17वें बार जब मैंने खून दिया तब पीजीआई से फोन आया कि आपको काला पीलिया है। तब मैंने टेस्ट करवाया तो बड़ा टेस्ट में वो डिटेक्ट हुआ। लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ, जिन 15 लोगों को इस बीच में मैंने खून दिया, वो तो बड़ा मुश्किल। एग्जैक्टली देखो, खून देना लाइफ में सबसे अच्छी चीज है। लोग सोचते हैं भाई आपने खून दिया, आपका हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस, मलेरिया, 5 टेस्ट लाजमी, एक पार्ट।
आप जब खून देते हैं एक्सेस आयरन निकलता है, आयरन से कैंसर होने के चांसेस, दिल के ऊपर दबाव होने के चांसेस, कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां होने के चांसेस बढ़ते हैं। एक पार्ट तो मैं ही कहना चाहता हूं, खून देना सबसे अच्छी चीज। पहले 6 महीने में मानते थे, अब हर 3 महीने में दे सकते हो। हम लोगों ने ये काले पीलिए का अभियान का एक पार्ट है ब्लड डोनेशन, 100% वॉलंटरी डोनेशन। मैंने अपने बचपन में देखा है, मेरे मामा चाचा को ऑपरेट होना है तो आपका कैंटीन के अंदर डोनर घूम रहे होते थे, 300 रुपए लेते थे, 200 रुपए दो, जूस पिलाओ, वो आपके नाम पे डोनेट करके आएगा। उसमें क्या है, मान लो मुझे, मैं बार बार डोनेट कर रहा हूं, होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पहले हेपेटाइटिस बी और सी HIV टेस्ट नहीं होता था, 1992 के बाद होना शुरू हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हम क्या है, छोटा टेस्ट करते हैं करने के लिए, जो वायरल लोड वाला इतनी पैसे ही नहीं है कि हम हर डोनेशन के ऊपर वो बड़ा टेस्ट कर सके। तो वो विंडो पीरियड कई बार फंसता है। तुम्हारा जगदीप बिल्कुल सवाल ठीक है कि उस टाइम पे कुछ शंका आई, पर 14 बार दोबारा टेस्ट किया गया, उसमें नहीं आया। दैट मीन्स ये मत सोचना कि तुम्हें 14 साल पहले भी था, ठीक है, क्योंकि उस 14 बार आपका टेस्ट में नहीं आया, ये तो छोटे टेस्ट के अंदर आया। अब वाले में आया, अब तुम जिंदगी भर डोनेट नहीं कर सकते, बिकॉज फैलने का चांसेस बिल्कुल। नॉर्मली अगर बड़ा टेस्ट किया जाए तो 3 महीने का विंडो पीरियड बचा सकते हैं, बिकॉज छोटा टेस्ट 3 महीने बाद पॉजिटिव आता है, बड़ा टेस्ट 1 महीने बाद पॉजिटिव आता है। ये बीच के 2 महीने का अंतर फंस जाता है। अभी के लिए एम्स बाड़सा ने बड़ा टेस्ट शुरू किया है हर डोनर के लिए, ये कवायद चल रही है। PGI की भी कोशिश चल रही है कि ये मशीन वह बड़े स्केल पे आए और हम वायरल लोड का उस पर कर सके। पर टाइमिंग, यस, ये एक फिंगर विंडो रहती है। पर आप पुराना टाइम सोचिए, जब टेस्ट ही नहीं होता था, अमिताभ बच्चन के टाइम में टेस्ट ही नहीं होता था, 84 पुरानी बातें हैं, उसके बाद होने शुरू हुए। पर इट्स अ हार्ड रियलिटी, 70 से लेके 100 ऐसे डोनर हर महीने हमारे पास आते हैं। ये डाटा चढ़ता है पूरे सेंटर को कि इस महीने कितने डोनेशन से आए, तो वो लोग तो अपने आप को ठीक मान के गए थे ना। तो ब्लड डोनेशन देना करना, अब इतनी कवायद हैं, हम इसको जोड़ा है। किसी की शादी हो रही है, किसी का बर्थडे हो रहा है, अपने बच्चों के बर्थडे में डोनेशन से बनाते हैं कि लोगों में एक जागृति जाए। रीजन बीइंग, रोहतक नंबर 1 है ब्लड डोनेशन में, 3500 से 4000 एक महीने के अंदर डोनेशन होती हैं और 70 से 100 लोगों को एक नया जीवन दान मिलता है। तो आपको नॉर्मल लोगों को निरंतर जीवन दान अपना भी देना है, लोगों को भी ब्लड डोनेट करने की हैबिट होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको अगर ध्यान हो तो रतिया में बहुत बड़ा आया था उस समय पे, मतलब जब उस समय रतिया में काफी पूरा क्लस्टर था, तो उस क्लस्टर में, और उस समय आया कि भाई जो डेंटिस्ट हैं उन लोगों ने उनके दांतों में जब कोई एक ही उससे इस्तेमाल किया, तो इन केसेस में ये केवल ब्लड से गया या सलाइवा से भी गया? तो बड़ा अच्छा है, रतिया अगर नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये प्रोजेक्ट नहीं होता, नेशनल प्रोग्राम नहीं होता, रतिया जननी है इस चीज की। लोगों ने आके बोला कि रतिया में प्रॉब्लम है। उस टाइम पे सरकार ने बोल दिया, एक ने जुनत की जी आप हमें जिता दो तो हम आपको सारा इलाज फ्री करवा देंगे। वो इलाज फ्री नहीं हुआ, लोग पहुंच गए हाई कोर्ट, उन्होंने केस कर दिया कि साल हमारा तो इलाज ही नहीं हुआ सर। उस चक्कर के अंदर हाई कोर्ट में रिप्लाई करना था, तो क्या चलो जी एक छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये है स्टार्टिंग। जो ये कह रहे हैं स्लाइवा नहीं, जब डेंटल हेपेटाइटिस बी, सी, HIV डीप नॉर्मल केसेस से नहीं, वो कहते हैं स्मूच डीप केसेस, पर आप जब डेंटल करते हैं तो ब्लड भी होता है, सिर्फ सलाइवा नहीं होता, चोट पोच रही होती है उन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो आज भी देश में जहां ये ज्यादा मिलता है, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारी जगह आपका वो प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड नहीं है, वो झोला छाप डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, प्लस कुछ बहुत मात्रा में लोग नशे के टीके लगाने, वो सिरिंज को यूज करना। तो रतिया जननी है, पर डेंटिस्ट, इसीलिए इस प्रोग्राम के अंदर हेल्थ केयर वर्कर, अरे मेरे को ही है तो मैं पता नहीं कितनों को दे दूंगा। तो इसलिए हर हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, बेरर, हर किसी का वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है। हमारे PGI में भी इस वक्त 8000 लोगों के लिए 24000 वैक्सीन है, प्रतिदिन 60 से 70 लोगों को,
और वो हमने प्राइवेट के हॉस्पिटल भी खोला कि कोई भी आए और आके लगवा जाए। तो हेल्थ केयर वर्कर को होना ठीक बहुत जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी इलाज करवाने जा रहे हैं, जिसम है, कंप्यूटर नहीं है, किसी को हैंड ओवर कर दो, इससे नहीं हुआ तो दूसरे से हो जाएगा, तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, ताकि वो सब जो रख रखाव रखने हैं उस हिसाब से। मरीज को बोलते हैं कि भाई जब भी डॉक्टर के पास जाओ सुनिश्चित करो कि आपको नई सिरिंज यूज हो रही है, नाई के पास जा रहे सुनिश्चित करो कि एक नया ब्लेड रेजर आपके लिए वो यूज कर रहा है। इस पे हमने शुरू किया है बार्बर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको ट्रेनिंग दी गई है, किट्स बांटी जा रही हैं कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे स्टरलाइज करें। एक बॉक्स है, उसके अंदर एक जाइडस फ्लूइड है जिससे हम अपने एंडोस्कोप साफ करते हैं कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को उसमें रखो, ब्लेड वगैरह है। हम अपने आप को, आपने ब्लेड नया यूज कर लिया, उनको नहीं पता मेरे को काला पी लिया, मैं कहा भाई तुम फेंकते कहां? कहता सर शाम को फेंक देते हैं बाहर, और बच्चे उठा लेते हैं उसको। तो जो चीज फेंक रहे हो उसका स्टरलाइज होना बहुत जरूरी है। इससे उस कंटेनर में जाइडेक्स रहता है, हैंड सैनिटाइजर है कि उनको ना हो। तो दोनों तरफ कवायद, इसको हम बोलते हैं बार्बर एंड ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो रोज उसके नाम की किट्स हम कुछ एनजीओ को जोड़ा है जो घर हर नाई की दुकान पे जाके बांटती है। मेरे अपने बेरर्स हैं तो उनको जाके अपने गांवों में करना, तो एक माध्यम है जिसको आगे बढ़ाया गया। तो सलाइवा नहीं, ब्लड साथ में मिल गया। अच्छा डॉक्टर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्या इस समय एट प्रेजेंट हमारे पास कुछ ऐसा क्लस्टर रतिया जैसा कहीं और दिखा यहाँ हरियाणा में? नहीं, अभी कुछ केसेस हमारे झायसा का छपा, उसके अंदर वहां पे मेवात वाले एरिया के अंदर निकला, तो वहां पे फिर सारी सरकार के थ्रू सबकी स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन, वो सारा प्रोग्राम चला उस चीज के ऊपर। जहां पे भी हेल्थ फैसिलिटी कम होंगी ना, मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होंगे, तो वहां पे ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं हमेशा, ये फैक्ट है। तो हमारा इसीलिए अच्छा है कि जितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और सिविल हॉस्पिटल के अंदर सुविधा हो रही है, तो मेन एरिया है कि आप हर मरीज को उन तक ड्रेन करके पहुंचा सके, ताकि उनको एक, कहते हैं ना, सेफ नीडल प्रैक्टिसेस, कि हाइजीनिक कंडीशन में उनका इलाज हो सके। इस पार्ट के ऊपर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन डेवलप होने के लिए लगभग, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूं, 2010 या 8 के आसपास सबको डोज लगी थी 2-2, जिसमें हमें भी लगी थी और दोनों डोज लगवाई थी। उसका इम्पैक्ट आया या नहीं आया? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सबसे सेफ वैक्सीन है, जिस रिकम्बिनेंट है। ये किसी पहले जो शुरू में बनी वो एनिमल से बनी, फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनी कि साइड इफेक्ट्स ना हो चीज़ के, और ट्रांसमिशन किसी और वायरस का साथ में ना हो जाए वैक्सीन के। बेसिकली ये नेशनल प्रोग्राम में 2010-11 के अंदर आई कि हर नवजात जो पैदा होता है उसको टीका ये लगना लाजमी है। बड़ों को वैसे ऐसी कोई पॉलिसी में बड़ों के लिए नहीं है, ये रियलिटी है। उसके बाद हाई रिस्क ग्रुप, भाई जिनको होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो कौन है? जो नशे के टीके लगाते हैं, जिनका बार बार डायलिसिस होता है, थैलेसीमिया के मरीज है जिनको खून चढ़ता है बार बार, भाई किसी का लीवर खराब है, शुगर की प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर वर्कर हैं उन पार्ट के अंदर, तो उनके ऊपर ये हाई रिस्क प्रोग्राम चल रहा है। पर डेफिनेटली कि मान लो जहां पे भी क्लस्टर निकलता है उस एरिया के अंदर, और परिवार के सदस्य, हमारे पास अगर एक मरीज निकलता है तो हम पूरे परिवार की स्क्रीनिंग करते हैं। जो आप 37,000 की वैल्यू पढ़ रहे हैं कि टोटल काले पीले के आए, उसको कम से कम मल्टीप्लाई बाय 5 कर लीजिएगा। लाखों लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और उनको बचाव का टीका दिया। किसी के परिवार में आ गया, उसको जीना तो साथ में है ना, तो उसको वैक्सीनेट करते हैं। तो 3 टीके का कोर्स है, जैसे आज लगा, महीने बाद लगा और 6 महीने बाद लगा। 95% उसकी पोटेंसी का रेट है, और वो तमाम जिंदगी मेजॉरिटी लोगों के अंदर कामयाब रहती है। हमने खुद भी लगवा रखी है इस पार्ट पे। तो अभी तक जो सरकार में नवजात पैदा होते ही और हाई रिस्क ग्रुप, जिसके अंदर हेल्थ केयर वर्कर, सेक्सुअल वर्कर्स, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। पर मेरा अपना है, मैं मरीजों को, भाई जिनके एरिया में ज़्यादा है, हम फ्री लगा के देते हैं, डेली लगा के देते हैं। बड़ी चीज़ नहीं है, 70 रुपये का टीका बाजार में आता है, 6 महीने में टोटल खर्चा 210 रुपये का है, पर आपकी जान बचती है उसकी। सर आईबीएस और फैटी लीवर के बारे में बताना चाहिए, तकरीबन सभी को है, कोई ड्रिंक करता हो ना करता हो उसको भी, महिलाओं को भी है। फैटी लीवर, बचने के तरीके बताएं। फैटी लीवर का जननी हुआ शराब के साथ। लोग शराब पीते थे, मानते थे उन्हीं के अंदर फैट होता है।
फिर पता चला भाई जो शराब नहीं पी रहे उनके अंदर भी फैट दिख रहा है। तो लीवर के अंदर आप ये समझो कि नॉर्मल सेल है, अगर उसके अंदर फैट घुस गया तो नॉर्मल सेल को काम नहीं करने देगा ना। लीवर को जो जो काम करने हैं उसकी पोटेंसी को गिरेगा, उसकी ऊर्जा को गिरेगा। हिंदुस्तान, विश्व, हरियाणा, रोहतक, कोई भी एरिया हो, लीवर खराब होने का नंबर 1 कारण 50% शराब है। उसके बाद पहले काला पीलिया होता था, पर अब ये फैटी लीवर आगे आ गया है। तो नंबर 2 के ऊपर आपका फैटी लीवर है, नंबर 3 के ऊपर काला पीलिया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ने फ्री दवाइयां बांटी तो उससे बहुत सारे लोगों के लीवर बचे। तो ये मैं डाटा इसलिए बोल पा रहा हूं कि जिस सेंटर पे ट्रांसप्लांट होता है तो हम लोग इंस्पेक्शन पे जाते हैं, उनके अप्रूवल्स होते हैं, रिन्यूअल्स होते हैं, तो मैं हर किसी का डाटा मांगता हूं कि साहब क्या फर्क आया। तो जो लोग 25% जिनको लीवर ट्रांसप्लांट डाटा बनता था काले पीले की वजह से, वह 7% पे खड़ा है। पर नंबर 2 के ऊपर ये मोटापा, फैटी लीवर किस में आएगा? 80% लोग वो जिनका वजन ज्यादा होगा, 20% लोग ऐसे जिनका वजन कम होगा तब भी आ जाएगा शराब पिए बगैर। किसी को शुगर है, थायराइड है, वजन ज्यादा है, सबसे प्रमुख कारण ये निकल के आते हैं। हम लोगों की जो दिनचर्या हो गई है ना, सबसे गंदी। अपने टाइम में हमें भी याद है, हम 2-2, 3-3 घंटे अपना खेलते थे। आज हम 10 लोगों का टेस्ट करवाते हैं, 9 का विटामिन डी कम आता है, B12 कम आता है साथ में। मतलब अब मुझे याद ही नहीं मैं आखिरी बार धूप में कब बैठा हूंगा। आप सब सोचो, आप हर कोई भाग दौड़ की जिंदगी है, आप अपना देख लो शेड्यूल क्या होगा। घर से उठे ऑफिस में आ गए, ऑफिस से उठे घर चले गए, खत्म। आपका बाहर एक्सपोजर कितना है, आपकी एक्टिविटी कितनी है। तो ये एक्टिविटी कम होना भी फैटी लीवर की जननी है। क्या आपने उतनी वर्जिश करी? क्या आपने उतना व्यायाम किया? क्या आपने आधा घंटा अपने लिए दिया? दूसरा, सबसे गंदा हमारा खाने का कल्चर। जितना ये फास्ट फूड, जितना जोमेटो स्विगी चलेगा, उतना लीवर ट्रांसप्लांट बढ़ेगा। ये सच्चाई है। क्या खाएं? सुबह उठो, उठते 2 गिलास गुनगुना पानी पियो। हाँ, सबसे उठते 2 गिलास गुनगुना पानी पियो। आपके पेट के अंदर जितनी एसिड है वो न्यूट्रलाइज होएगी, पार्ट 1। सुबह के परोंठों को हटा दो। तभी ये कल्चर आया कि पोहा खाता है, कोई इडली खाता है, कोई सिंपल अपने फ्रूट्स लेता है, उस पार्ट के ऊपर। लंच के अंदर आपकी सब्जी के अंदर तेल दिखना नहीं चाहिए, उतना ही हो जितना सब्जी में समा जाए। आपको अगर किसी को आईबीएस पे भी आऊंगा, दस्तों की प्रॉब्लम है, तो वो दूध और दूध से बनी चीजें नहीं ले सकता। नहीं है दही अच्छी है, एक आपका वेजिटेबल साथ में हो। सैलेड खाने की आदत डालो। फ्रूट्स और सैलेड से अच्छी कोई चीज नहीं है। गरीब से गरीब 5 रुपए का एक केला रोज खा सकता है, सबसे अच्छा फ्रूट है, 12 मास महीने मिलता है आपको। तो उस पर आप हमेशा भरपेट कभी भी नहीं खाना चाहिए। पानी खाने से 1 घंटा पहले पियो, ताकि आपके पेट में कुछ सतह पानी बना दे। सबसे गंदी चीज, खाने के बाद इमीडिएटली ठंडा पानी पीना। खाने की पाचन शक्ति खत्म हो जाएगी। खाना खाया है, ठंडा पानी पी लिया, टेम्परेचर नीचे गया, बॉडी ने 2 घंटे दोबारा लिए, उसको गर्म करने पे फिर वो पचना शुरू होगा। तो साथ में कभी ठंडा पानी नहीं। पानी पीने का तरीका पहले या बाद में, दिन में 2-2.5 लीटर पानी जरूर पियो। आपका वेट लॉस भी होता है, आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी होती है। सिर्फ किडनी स्टोन नहीं, पूरे बॉडी को ठीक रखता है। रात का खाना, अब आपकी जॉब ऐसी है 11-12 बजे, 8 बजे के बाद डिनर नहीं करना चाहिए। हल्का रहे पेट आपका। तभी ये कंसेप्ट आया प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। दैट मीन्स 8 बजे अगर किसी ने डिनर किया है, सुबह अगर वो नाश्ता 8 बजे करता है, तो 12 घंटे का अंतर आ गया ना। आप पढ़ना मनोज, एक्टर्स को अलग अलग को, मनोज वाजपेयी, बाकी लोग, वो डिनर नहीं करते। तो लाइट रखो अपने आप को। इतने सारे लोग आते हैं हमारे पास जो प्रॉब्लम एसिडिटी की क्या है जी, 11 बजे दुकान बंद करते हैं, 11:30 भरपेट खाते हैं और सो जाते हैं, हो गया काम। तो आपने अपना ही, मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, साहब एसिडिटी ठीक कर दो, पर चाय मैं 14 गिलास पीता हूं, कब पीता हूं, पी लो, ये आपके ऊपर है। तो आप, पेट आपकी गागर है, भरो मत छलकेगा, आधा भर के रखो साहब। लोग कहते हैं साहब हमने कम कर दिया पर हमारा वजन कम नहीं हो रहा।
तो भैया मेरे जितना खा रहे हो खुराक आधी कर दो। अगर 3 रोटी खाता तो 1.5 खा, 2 खाता है तो 1 खाते। इसका मतलब आपके जिस्म को उतनी जरूरत नहीं है। कारण है, खेतों में मेरे कजन भाई हैं गांव के अंदर, वो मेरे से 10 गुना मेहनत करते हैं भाई, वो घी भी पचा जाएंगे, उनका निकला उतना ना। आधा घंटा अपने जिस्म के लिए निकालो। कहीं नहीं जा सकते, कोई जिम नहीं है, 10 मिनट दीवार को बैठ के प्रेशर दे सकते हो, अपने दंड बैठक खुद मार सकते हो। तो क्या आप अपने आप को 10-15 मिनट दो। और मैं कहता हूं, जो शख्स ये कहे ना कि साहब मेरे पास तो टाइम नहीं है, आपकी टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। अरे जिस अन्न को खाने का टाइम नहीं और पचाने का टाइम नहीं, तो मरी जाओ फिर, काहे को जी रहे, कोई फर्क नहीं, उतना टाइम तो निकालना पड़ेगा। 10 मिनट शांति के अपने लिए जरूर होने चाहिए। मानसिक शांति बहुत जरूरी है। आईबीएस का मनोज 20 से 25% ओपीडी हर गैस्ट्रो की आईबीएस है, जिसमें इंसान को, जिसको भी बेसलाइन एंजाइटी और स्ट्रेस होगा। आजकल क्या सबकी भाग दौड़ है ना, लोग सोचते हैं कि वो भाग दौड़ सिर्फ बीपी बढ़ाएगी। ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपकी आंतड़ी की चाल को तेज करते हैं। क्लासिकल है कि इंसान खाना खाते लैट्रिन जाएगा, सुबह 2-3 बार ज्यादा जाना पड़ेगा, ब्लोटिंग हो जाएगी इसको। तो उस टाइम के ऊपर मीठा हमेशा आंतड़ी की चाल को तेज करता है। इसलिए कहते हैं मीठा कम से कम, जूसेस नहीं पीने, मीठे का लोड होता है। आप उसकी जगह फ्रूट खाओ, रफेज भी जाएगा। दूध और दूध से बनी चीजें हटानी पड़ेंगी। कारण दही लस्सी अच्छी होती है, पर उसमें भी लैक्टोज होता है, मीठा होता है। तो आजकल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लैक्टोज फ्री आती हैं दहियां, तो हम टाइमिंग वो हटवाते हैं। पर हाँ, जो मैं कह रहा था 10 मिनट अपने लिए, मानसिक शांति, वो बहुत जरूरी है उस पार्ट के लिए। पर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है उस चीज की, कॉमन। पर दूध और दूध से बनी चीजें मैंने मेजॉरिटी मरीज देखे हैं, हम छुड़वाते हैं तो अपने आप वो 1-1.5 महीने के अंदर धीरे धीरे सेट होना शुरू हो जाता है। दवाइयों से 1-1.5 महीना लगेगा। मानसिक तनाव, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आप अपनी अपर स्टोरी को ठंडा कैसे रखते हो। अच्छा सर, मान लो किसी को 2 महीने की दवाई दी आपने, हाँ जी, और वो 15 दिन में ठीक हो गई, हाँ जी। तो वो दवाई छोड़ दीजिए? नहीं, कायदे से कोर्स पूरा करना चाहिए कि एक बार वो अंदर शांति पड़ी रहे। बिकॉज आईबीएस एक बार में कटता नहीं है। हाँ जी। जब भी दोबारा स्ट्रेस आएगा वो एग्रेवेट वापस आ सकता है। आप देखो बहुत सारे लोग होते हैं, ये एंजाइटी का लक्षण होता है ना। अभी मान लो कुछ हादसा हो गया, वो बार बार टॉयलेट करने चले जाएंगे, वो सब स्ट्रेस के फीचर्स है। ये पार्ट है। कोई और पूछ रहा था, पूछिए प्लीज। सर मैं कह रही थी कि किस जनरेशन में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है फैटी लीवर की प्रॉब्लम? फैटी लीवर की प्रॉब्लम यूजुअली एडल्ट्स में मानते थे, पर अब उतना ही बच्चों में भी आ रहा है। इतने हेफ्टी हो गए हैं बच्चे, आपके मोबाइल ने बच्चों को इमोबाइल कर दिया, उनका चलना फिरना कम हो गया उस पार्ट के ऊपर। तो जो 80% एडल्ट्स में आता था और 20% बच्चों में आता था, अब वो 20 की फिगर बच्चों में 40% आ गई है। आजकल हालात ये हैं कि किसी का 10 में से 3 का नॉर्मल लीवर निकलेगा, 7 में फैटी लीवर निकलेगा। इस पार्ट के ऊपर हम सिर्फ फैटी लीवर को दवाइयों पे ट्रीट नहीं करते हैं, जब वो लीवर पे इंपैक्ट करते हैं उनके टेस्ट में गड़बड़ी आती है। नहीं तो पहले आप हमेशा खुराक और व्यायाम पे रखते हैं, 80% रोल उनका है। पर जिसके एलएफटी जब नॉर्मल होने शुरू हो गए, ओटीपीटी बढ़ना शुरू हो गया, या हमारे फाइब्रोस्कैन पे स्कोर बढ़ गया, तो उसको दवाइयों पे डालते हैं। तो सबसे अच्छी चीज 2 चीजें, व्यायाम और आपकी खुराक, जो आपको बहुत सारी चीजों से बचा सकता है। कैंसर, हर चीज, मोटापा आप सोचते हो सिर्फ दिल को खराब करता है, दिल, मस्तिष्क और कैंसर की जननी औरतों और आदमियों में नंबर 1 कारण जो है वो मोटापा है। अभी आप देखना, ऊपर सेंटर लेवल से भी आता है ना, 10% अपना फैट कम कर दो, अब पीछे आया चीनी कम कर दो। ये रियलिटी है। इतने सारे डॉक्टर्स अपने बच्चों को पैदा होने के बाद चीनी दिखाते ही नहीं, इनको टेस्ट ही पता ना चले उस चीज का, उनको आदत ही ना पड़े। तो चीनी आपके जीवन में कम से कम, हर सफेद चीज आपके मोटापे की जननी है। सफेद चीनी है, सफेद मैदा है, सफेद घी है, सफेद मक्खन है। ऐसा नहीं बच्चों को बैन कर दो, बच्चों की उम्र अलग है, हमारी है, भर भर के नहीं। जैसे एक मीडिया का भाई था, आप में नहीं, हरिभूमि का नहीं है, उसका एक ही क्लेम था कि साहब मेरा तो वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया, सडनली हो गया। हमने सारे टेस्ट करवाए, कहीं कुछ नहीं। मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार तू खाता क्या क्या? कहते जी फलाने की दुकान पे रोज सुबह जाके पाव भाजी खाता हूँ, कल्चर चेंज कर रखा है 3 महीने से।
पाव भाजी है, उसको छोड़ दिया, उसका वेट नीचे आ गया। क्या आपकी बॉडी एक टिक्की मक्खन को उठ सकती है और रेगुलर? तो लोग कहेंगे साहब जीवन कैसे जिए? भैया ओकेजनल। मैं आपके सामने कह रहा हूं, मुझे अपनी बीवी साथ आउटिंग पे जाना होता है, मैं जाता हूं नागपाल के छोले भटूरे पे, महीने में एक बार जाता हूं। एक प्लेट ले लो भाई, एक तू खा ले, हम खा ले। शादी में जाना है, आप स्टॉल्स में अलग अलग क्यों लो, एक ले लो, थोड़ा तुम खा लो, चख भी लो आप। तो आपको अपने पोर्शंस को काबू करना पड़ता है, तमन्नाओं को खत्म मत करो। भाई रोज जो हैबिट डालोगे गलत है। आइसक्रीम खाओ ना, कभी 15-20 दिन में एक बार खाओ, रोज खाओगे तो प्रॉब्लम होगी। परांठे हम भी खाते हैं, संडे को खाते हैं। आपको जीना भी है और आपको आनंद भी लेना है, बाकी दिन आप पोहा खाओ। तो आपको अपने कल्चर्स को डेवलप करना पड़ता है, बिकॉज हमारी वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप 1 घंटा जिम करो, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अपने आप बढ़ जाएगी। ये फर्क है। सर एक सवाल पूछिए पूछो जी, पूछो। सर एक सवाल मेरा ये था कि आपने भी बीच में एंडोस्कोपी की बात की। हाँ जी, हाँ जी, तो सर मैं ये जानना चाहता कि क्या कैप्सूल एंडोस्कोपी क्या होती है, हाँ जी। इसके लाभ और क्या ये पीजीआई में उपलब्ध हाँ। है, और ये परंपरागत एंडोस्कोपी से कितनी अलग? हाँ जी, देखो जो हमारी एंडोस्कोपी है क्या, 3 टुकड़े हैं। एंडोस्कोपी आपको खाने की पाइप, पेट और छोटी आंतड़ी की स्टार्टिंग बताती है। एक हिस्सा ये हो गया, उसकी रीच वहीं तक है। उसके आगे बहुत बड़ी छोटी आंतड़ी होती है, फिर बड़ी आंतड़ी आती है। कोलोनोस्कोपी हम लैट्रिन के रास्ते से जांच करते हैं, जो बड़ी आंतड़ी को बताती है और छोटी आंतड़ी के लास्ट के पार्ट को बताएगी। अब बीच का हिस्सा बच गया, उसे कैसे जानो? उसको जानने के लिए 2 तरीके हैं। एक है डबल बैलून एंटेरोस्कोपी बोलते हैं, वो भी दूरबीन है पर वो उस तरफ जा सकती है, या कैप्सूल एंडोस्कोपी, आपने मुंह को मरीज से कैप्सूल खिलाया, उसके अंदर वो फोटो लेगा और वो कैप्सूल 7-8 घंटे फोटो लेगा और वो लैट्रिन के रास्ते अपने आप बाहर निकल आएगा। और यहां पे एक मशीन लगी होती है, इसमें सारी फोटो आ जाती हैं और हम कंप्यूटर में पढ़ लेते हैं। 50,000 फोटो होती है, ये है 50,000 फोटो होती है। भाई कैप्सूल जहां जा रहा है टक टक करके फोटो लेता जा रहा है, लगातार चलती जा रही है, फ्लिकर आता जा रहा है। तो आइडली हमारे डबल बैलून एंटेरोस्कोपी की मशीन आती है लगभग 50 लाख की, ये वाली आती थी 13-14, 4-5 लाख की। कैप्सूल की कीमत होती है, मशीन सस्ती है। कैप्सूल आज की डेट में मार्केट के अंदर लोग 50,000 का करते हैं, जो एक टेस्ट, जो पहले कभी 25-30 हजार का होता था, मेडिकल में है, हम लोग करते हैं। परंतु आपको जहां जरूरत है वहीं करोगे ना। कहां देखना है भाई? कोई ऐसी चीज है जहां आप छोटी आंतड़ी को देखना चाहते हो, पर फिर भी कैप्सूल एंडोस्कोपी से बायोप्सी नहीं ले सकते। आप बीमारी का शंका लगा सकते हो, पर अगर मान लो वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो टुकड़ा कैसे लोगे? टुकड़ा डबल बैलून ही लेंगे। तो अगर मेरे से पूछो तो बेस्ट डबल बैलून है कि आपने वो डाला और वहां कहीं प्रॉब्लम है तो लेके आ गए, नहीं है तो आपने उस प्रॉब्लम का एरिया देखने के लिए सिर्फ छोटी आंतड़ी को, बाकी तो आप नॉर्मल से देख गए। अब कई बार मरीज होता है कि साहब मैं तो एंडोस्कोपी नहीं करवाता, मुझे कैप्सूल खिला दो। शौकिया नहीं खिलाए जाते। अगर किसी को एंडोस्कोपी प्रॉब्लम है तो हम उसको थोड़ा बेहोश करके टीका लगा सकते हैं, वो काम तो 2 मिनट का एंडोस्कोपी करने का। तो जिसको जो जरूरत है, तो मेरा आंसर है कैप्सूल एंडोस्कोपी सिर्फ वहां बनी है जहां पे छोटी आंतड़ी को, हमें प्रॉब्लम को देखना है वहां कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, और आपके पास डबल बैलून की सुविधा नहीं है। अगर डबल बैलून होगा तो मैं उसको वही डाल के जाके मैं जांच करूंगा। ये तरीका बना। सर हेपेटाइटिस बी और सी जैसे आपने बताया कि गंदा पानी और सीवेज मिक्स वाटर पीने नहीं, वो ए और ई होता है, वो मौसमी बुखार है। बी और सी खून के संक्रमण से। तो ए और ई अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको गंदे पानी की सप्लाई जाती है और वो बिना टीडीएस नापे वो भी पानी पीते हैं, अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, तो वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट, देखो हर किसी के अंदर घर आरओ नहीं हो सकता, अपने फाइनेंशियल स्टेटस है, पानी उबाल के हर कोई पी सकता है। सबसे बड़ा धर्म है जिसके घर पे आरओ नहीं है, पानी उबालो, उसको ठंडा करो, पियो। उससे उबालने से मेजॉरिटी कीटाणु ए और ई भी खत्म हो जाता है, बाकी भी वायरसेस खत्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। हर किसी के घर में कभी ना कभी होता है, आज पानी स्मेल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मिक्सिंग हो रही है ना। तो ऐसा नहीं है, ए और ई के केसेस अब हमेशा मिलते रहते हैं। मैं अगर पिछले महीने का आकलन देखूं तो मेरे पास भी 5-7 केस आए होंगे। मैं तो एक डॉक्टर हूं, कितने सारे डॉक्टर देखते होंगे, बच्चों के अलग देखते होंगे, बड़ों वाले अलग देखते होंगे स्पॉट के ऊपर। तो पानी अब लोग होता है ना घर से कैरी करके जाते हैं कि बाहर ना पीना पड़े। तो हमेशा कोशिश करो अपना पानी उबला हुआ ठंडा घर का और साथ में कैरी करो और लेके जाओ।
दूसरा, आप कभी भी ट्रेवल कर रहे हो, आपको बाहर खाना पीना पड़ता है, तो उबली हुई चीजें, भाई दाल खाओ, उबली हुई होगी ना, ताजी रोटी। अब बेवकूफ लोग जी भाई पनीर बना ले, उसको पनीर है ही नहीं, पुराना पड़ा है, काहे बना ले। तो ज्ञानी लोग हमेशा आप देखना, उबलती हुई दाल और ताजी ताजी रोटी, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम। आइसक्रीम्स, बाकी ठंडी चीजों के अंदर ये टाइफॉइड और ये हेपेटाइटिस ए और ई के होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। गर्म चीजों के अंदर वो नहीं बचेंगे, तो पानी उबाल के पीजिए, ये जरूरी है। सर काले पीलिया के कारण कौन सा है क्षेत्र हरियाणा में? अभी भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर आपका सिरसा, फतेहाबाद, जींद, नरवाना, सोनीपत, पानीपत, अब ये मेवात वाला एरिया साथ में निकल के आ रहा है। रोहतक फिर भी बहुत कम है, हम इलाज कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्र के बहुत आते हैं, पर से रोहतक के अंदर कम है। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपकी पंजाब से टचिंग वाली जो है ना, अगर आप देखोगे फतेहाबाद, जींद, नरवाना वाला, या ये हाईवे वाला रूट अब जो चल रहा है, लिंक कर रहा है, पानीपत करना, बछरौली, ये पानीपत वाला एरिया, तो उसके अंदर ज्यादा जो डाटा निकल के आता है, वहां पे डाटा ज्यादा। कितने रजिस्टर्ड है काला पीलिया का? काला पीलिया के आज मैं जहां आपसे बात कर रहा हूं, तो हेपेटाइटिस बी के 12,000 की एंट्री मेरे पास, मैं अपने सेंटर का बोल रहा हूं, 12,000 की एंट्री हो चुकी है। हेपेटाइटिस सी टोटल अब तक 25,000 से ऊपर हो चुके हैं। पर हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर नोडल ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं, हर मेडिकल कॉलेज के अंदर बनाए हुए हैं, और ये सारे सेंटर से डाटा जुड़ता है। हरियाणा पूरे देश के अंदर मैक्सिमम मरीजों का एनरोल करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ढूंढ रहे हैं, ये प्रेशर है ऊपर से कि लिंक करो। जितने डायलिसिस के मरीज आते हैं उनमें स्क्रीनिंग होती है। मैं हर महीने अपने सेंटर से डाटा चढ़ाता हूं कि कितने डायलिसिस के मरीज में काला पीलिया मिला जो करवाने आए, कितने ब्लड डोनेशन से आए, कितने गर्भवती महिला के अंदर मिले, और हमें बाकी रूटीन स्क्रीनिंग में कितने मिले। सर कुछ लोगों को ये मानते हैं कि काला पीलिया जब हो जाता है तो कई बार लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो ये कितना सही है, या इस पर डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी है जब ये हो जाता है? तो 100% बात काले पीले की नहीं है, आपको पीलिया हुआ तब भी जाना डॉक्टर के पास। पता कैसे चलेगा ये काला पीलिया है कि सिंपल पीलिया है? तो अगर आपको जॉन्डिस आया तो आपको क्वालिफाइड सेंटर पे जाओ। सरकार ने तो हर एक सिविल हॉस्पिटल में बना रखा है, पीजीआई रोहतक रोज काम करते हैं इस चीज का। सारे यहां नहीं आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स तो हैं। और मैं कहता हूं भाई, कोई वर्किंग आदमी है, वो सवेरे के टाइम नहीं करवा सकता, तो शाम को उसके एरिया में कोई तो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, एमबीबीएस एमडी होगा, उसके पास जाओ और अपने टेस्ट करवाओ। इसका औचित्य ही है। नॉर्मली हेपेटाइटिस ए और ई 1 से 1.5 महीने में ठीक होगा ही होगा। उस टाइम पे क्या नहीं करना, वो दवाइयां नहीं करनी जो लीवर को नुकसान पहुंचा दे, नशा नहीं करना, स्टीरॉयड नहीं लेने, नींद की दवाई नहीं लेनी, दर्द की दवाई नहीं लेनी। परमात्मा ने लीवर एक ऐसा ऑर्गन बनवाया है जो अपने आप वापस आता है, बशर्ते आप पूरा डैमेज ना कर दो उसको, तभी लीवर ट्रांसप्लांट होता है। मुझे अपने किसी परिवार में देना था, आधा मेरा काटेंगे, 3 महीने में उसका भी पूरा हो जाएगा और मेरा भी पूरा हो जाएगा। ये लीवर ट्रांसप्लांट है। तो आपको जॉन्डिस चेक करवाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हेपेटाइटिस बी और सी जो काला पीलिया है, वो एक बार रिकवर हो भी गया तो पीछे कीटाणु रह सकता है, फिर आपको पता ही नहीं, आप तो ठीक हो गए, वो धीरे धीरे अंदर मारता रहेगा। जब लीवर को डैमेज कर देगा तब आपको 7 से 8 साल में पता चलेगा। तो यही कवायद है कि जल्दी पकड़ो, जल्दी ट्रीट करो, लीवर खराब मत होने दो। तो आंसर है कि जॉन्डिस होते ही उसका टेस्ट होना है, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना ही मिलना है, और अपना इलाज सुनिश्चित करना है ताकि परमानेंट डैमेज ना हो जाए। बिल्कुल इलाज है। हेपेटाइटिस सी का इलाज 12 से 24 हफ्ते है, वो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है बॉडी से। हेपेटाइटिस बी हम ट्रीटमेंट देते हैं अगर लीवर पे दबाव हो, बिकॉज 95% में वो पूरी उम्र रहता है, मध्यम मध्यम पड़ा रहता है, और जिसके अंदर दबाव होता है उसको दवाई दी जाती है। पर इन दोनों का इलाज है, सक्षम इलाज है। आज मैं आपको, जो मेरे 12,000 मरीज हैं इस वक्त, उसके अंदर 2200 मरीज ऐसे हैं जिनको दवाइयों की जरूरत पड़ी, बाकियों का वायरस कम था, उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। 2200 के अंदर अब तक जो मेरे पास सब आ रहे हैं, किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी। जो मरीज नशा नहीं करेगा, जो मरीज दवाई को नियम से खाएगा, मोटापे से बचेगा, उसका लीवर स्टेबल चलता रहेगा। इतने मरीज है जो 15-15 साल से रेगुलर आ रहे हैं। आप सोचो अमिताभ बच्चन कहां, उसको कुली से हुआ और आज कहां है, कितने साल हो गए। वो तो मिसाल है ना उस चीज की।
उसका लीवर डैमेज है, वो दवाइयों पे चलता है। अमिताभ बच्चन जी का लीवर 60 से 70% दबाव में है, पर दवाइयों के ऊपर स्टेबल है। यही प्रूव करता है कि अगर आप दवाई नियम से लोगे, वो है ना स्लिम और ट्रिम, ये औचित्य है कि आप लीवर के ऊपर प्रेशर मत आने दीजिए। सर एक सवाल और था, सवाल ये था कि अगर मान लिया मुझे काला पीलिया हाँ जी, लेकिन मैंने उसको डायग्नोज नहीं कर, मतलब डायग्नोज हाँ जी। नहीं हुआ, लेकिन है। हाँ जी, अब मैंने उस समय वैक्सीन लगवानी, हाँ जी। क्या वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी? नहीं करे। देखो, वैक्सीन सिर्फ हेपेटाइटिस बी की बनती है, सी का इजाद ही नहीं हुआ। ना HIV की वैक्सीन बनी, ना हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन बनी, बी की बनी। बी की वैक्सीन में हम क्या करते हैं, वो वायरस ही तो दे रहे हैं, बिल्कुल मरा हुआ भाई, जो बॉडी में पोटेंसी दे दे पर इंफेक्शन ना दे। मेरे को है ऑलरेडी, मैंने वैक्सीन ले ली, ना उसका फायदा ना घाटा, जीरो वैल्यू, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, मेरे नोन में एक है, उनका लीवर ना 3rd स्टेज पे है। हाँ। और ड्रिंक से छूट नहीं रही सर। आत्मा बहुत में छूटेगी पहुंच साहब, आत्मा परमात्मा से मिलेगी, ये रियलिटी है। देखो, शराब पीने वालों के अंदर हम 15 साल से जूझ रहे हैं इस चीज से। जब शराब पीने वाला आपके साथ एडमिट होता है ना, वो आपके चरण पकड़ेगा, डॉक्टर साहब भगवान हो, नेम ले लिया अब तो जी, मर जाएंगे नहीं पिएंगे जी। 50% वापस पीते हैं, ये हमारा डाटा अपना है, उसे हम बोलते हैं रेसिडिविज्म, कि एक बार जाने के बाद। बिकॉज 75% लोग, ये हम रिसर्च करते हैं, एक एक मरीज का वायवा लेता हूं जो शराब पीता है, क्यों शुरू करी, कब शुरू करी, छोड़ी तो क्यों छोड़ी, किन कारणों से छोड़ी। 75% जननी है आपका फ्रेंड सर्कल, कि जी यार दोस्तों को देख के पी। 25% जननी है आपका परिवार, कि परिवार में कोई पीता था, मैं शराब पीता हूं, मैं अपनी औलाद को मना कर सकता हूं, वो कहे बाबू तू ही पीता है, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है उस टाइम पे, आप कह नहीं सकते। मैक्सिमम शराब पीने की एज जो है 20 से 30 साल, जब वो कॉलेज गोइंग होते हैं, मेजॉरिटी तब शुरू करते हैं उस पार्ट के ऊपर। छोड़ने के बाद 50% वापस पीते हैं, पर इसमें एक केविएट है, हमने काले पीले की मुहिम को BC में जोड़ा, जो शराब पीते थे, और क्योंकि शराब भी मारेगा लीवर को, काले पीले मरीजों को समझ में आई। हमारे 80% से 85% लोगों ने शराब छोड़ दी, जो आज भी काले पीले के यहाँ। आज भी अगर मैं 70 मरीज देखे आऊं, उसकी कॉपी में लिखता हूं, शराब पीता है नहीं पीता, छोड़ी कितने साल हो गए, अब है कि नहीं, डाटा बनाते हैं एक एक चीज का। हर बार उनको मोटिवेट करते हैं कि छोड़े रखना है, छोड़े रखना है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो नहीं पी रहे हैं, अरे वो आगे शुरू तो कर सकते हैं, उनको सचेत करना। लोगों ने स्मोकिंग भी छोड़ी, पर हरियाणा के अंदर लोग हुक्का छोड़ने में सबसे पीछे हैं। उसका कारण है, हुक्का उनके भाईचारे का प्रतीक है। वो कहते सब चौपाल बैठते हैं, बात करेंगे, वो तो नाराज हो जाते दोस्त कि तो दो गुड़गुड़ नहीं मारेगा हमारे साथ, तो वो उसको नशा ही नहीं मानते हैं, वो हुक्का को नशा नहीं मानते हैं। वो कहते रूटीन है हमारा, जैसे आप चाय पीते हुक्का पीते हैं। तो मैं लड़ाई जिस वक्त लड़ रहा हूं, मैं हुक्के पे लड़ रहा हूं, कि बाकी चीजों पे तो बहुत छोड़ लिया। यस, नशा मुक्ति केंद्र के अंदर शराब वालों को हमेशा कंसल्टेशन करवाते हैं, पर एक रियलिटी है कि उनके अंदर मैं कहता हूं पूरा परिवार बेचारों का खत्म होता है उस पार्ट के ऊपर। तो आंसर है कि जरूर एक गवर्नमेंट के अंदर नशा मुक्ति केंद्र के अंदर उनको एक बार छोड़ने के बाद भी उनके टच में डालना चाहिए। बिकॉज एक बार रिकवरी होते है, उनको सोचा जिस्म संभल गया, फिर लोग मोटिवेट करते हैं, फ्रेंड सर्कल। तो जो आपके माँ बाप सिखाते थे ना, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, ये शराब पे बहुत बुरी तरह लागू होती है। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी, कि मैंने देखा है छोटे बच्चों में जब पीलिया हो जाता है ना, तो वो ना पीले कपड़ों से उस बच्चे को दूर रखते हैं और फिर पीली चीजों से भी दूर रखते हैं। तो इस बात में कितने हाँ सच्चाई जी। है, क्या सही है या नहीं? टोटल मिथ्या, टोटल मिथ्या। देखो, वो कहेंगे पीली चीजें नहीं पहनाओ, पीली चीजें खिलाओ मत, सब पीले से हटा लो इनको। अभी इसके आगे और है, गली में क्या लकड़ी नहीं बांधी जाती, क्या कान में बीन नहीं बजाई जाती, ऐसे से कुएं हैं, झाड़ा एक अलग चीज है कि जहां शर्तिया पीलिया हटाएगा। हमारी, हाँ बिल्कुल, आंखों, पीलिया जो आप आंखों में देख रहे हैं, वही पेशाब के साथ गूढ़ा पीलापन, दो चीजें देखते हैं ना, तभी तो पता चलता पीलिया। ये जो हमारी बिलिरुबिन जो पीलिया करवाती है, उसके बॉडी से निकलने के तरीके हैं। वो आंखों में प्रोटीन होता है, उस पर अटैच हो जाती है, इसलिए पीलापन नजर। पेशाब के अंदर वो सिक्रीट होती है, उसका निकलने का रास्ता है। मैडम, तीसरा पसीना रास्ता है, पसीना भी पीला होता है, इसलिए इस लकड़ी को बांधा जाता है और वो उसके ऊपर पीलापन, धीरे धीरे पसीना आएगा, वो कितना पीला इससे निकलेगा। वो लकड़ी 1-1.5 महीने में पीली होगी,
आप मजदूरों को देखो, उनके पसीने से काली नहीं हो जाती क्या? वो सेम मैकेनिज्म है। वो कहेंगे तेरा पीला तार दिया। अब आप बीन बजा रहे हैं या आग लगा के ऐसे लोग करते होते हैं, उससे यहां सिक्रीशन बढ़ेगा, पसीना आएगा, वो पीला का तेरा पीला खींच दिया आपने। हिंदुस्तान है, हर चीज बिकती है। लीवर, ये लड़ाई, जब मैं नया आया, मैंने ट्रांसप्लांट सेंटर में काम किया हैदराबाद। लीवर का 80% रोल अच्छी खुराक से है, रिकवरी का। जो हम क्या करते हैं, उबला हुआ खाना कर दो, बिल्कुल भूखा मार दो उसको। जब बाहर पौधा गर्मी होती है, उसे खाद और पानी आप ज्यादा देते हो, कम नहीं देते। लीवर को चोट पहुंची है, लीवर रिकवर करेगा, उसको ढंग का न्यूट्रिशन दो, और हम सब कुछ बैन कर देते हैं। नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट इंसान खा सकता है, न्यूट्रिशन आएगा उसको। अब डॉक्टर आप जाते हो, क्या लिखता है, मल्टीविटामिन और ये सब वही लिखता है ना, तो कहां से आते हैं? खाने से तो आते हैं वो। तो आप एक नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट खा सकते हैं। पीली चीजों की मिथ्या बिल्कुल ही भ्रम है, इससे कुछ भी नहीं होता। मैं दोबारा कह रहा हूं, ए और ई मेजॉरिटी पेशेंट के अंदर रिकवर कर जाएगा, बॉडी अपने आप रिकवर करेगी, फाइटिंग कैपेसिटी है। कुछ केसेस बेवकूफी कहां नहीं करनी, स्टीरॉयड, दर्दों की दवाइयां आप देखना, मेरे तो पड़ोस में भी हैं, लिखना मत, वो तो इतनी उम्र से स्टीरॉयड की गोली देते हैं केले के अंदर। मेरे साथ वाली गली में मोची है, तो उनकी तांता लगा होता है, 10 में से 1 उड़ेगा मैडम उसके अंदर। उड़ते हैं लोग, स्टीरॉयड इन्फेक्शन कर देगा, सब में नहीं होगा। डिलीवरी ट्रेन में भी नॉर्मल हो जाती है, डिलीवरी में दांता भी नॉर्मल हो जाती है। मरने में मुमताज भी मर गई, और आज भी लोग मरते हैं पीपीएस से, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई। तो ये आपके भाग्य है, किस्मत। तो लीवर को कुछ नहीं चाहिए, एक नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट चाहिए, रिकवरी होगी। बी और सी का चेक करवा लो, उसका है तो समाधान तभी के तभी पता चल जाए, ताकि वो कैंसर में नहीं आ जाए। ए और ई लंबा नहीं चलता, कैंसर नहीं करवाता, बी और सी कैंसर करवा सकता है, पूरी उम्र रह सकता है। तो भ्रम है वो सारे, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक जो सिद्धू ने एक बार खाने को लेके वो किया था, उनको कैंसर थी, तो उन्होंने खाने की डाइट जो बताई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप देखो, बदल सकते हैं क्या चीजें? जगदीप, एक उसको सपोर्ट नहीं कर पाए थे, उन्होंने बोला उस चीज के ऊपर कि जी ऐसा हो गया। देखो, आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को बहुत सारे हीरो हीरोइन का नाम पता चलता है। मनीषा कोइराला को कैंसर हो गया, इसको कैंसर हो गया, राजेश रोशन को हो गया जी। ये नाम है क्योंकि ये ऊपर ऊंचाइयों तक है, घर घर के अंदर कैंसर है। उसका कारण जो हमारा खान पान, पहली बात तो जो पेस्टिसाइड्स हैं, नंबर 1 वो जिम्मेवार है, और दूसरा जो हमने ढाल लिया अपना फास्ट फूड्स के ऊपर, वो जिम्मेवार है। तो फैक्ट है, पर एक आइसोलेटेड चीज के ऊपर कि जी उसने रिकवर करवा दिया, साइंस में ऐसा अब तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं। ये तो कोई भी चीज कहने से, अब जब हम कहते हैं भी काले पीले की दवाई कारगर है, तो हजारों मरीजों में यूज होके बोली जाती है कि कारगर है। एक आइसोलेटेड केस के ऊपर बोलना बहुत मुश्किल होगा, नहीं कहा जा सकता। ठीक है। हाँ जी। अभी पिछले दिनों एक टेस्ट हुआ था, तो उसमें एक पैक्ड दूध की कंपनी का जो पैकेट था, उसमें जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो बेस लेवल से काफी हाई अमाउंट में आया। तो और ऐसे ही आजकल बहुत से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मिलावट होती है, और आम आदमी तो पहचान भी नहीं पाता कौन से चीज में मिलावट है। तो इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है लंबे टाइम? देखो, एक होता है एक्यूट, जो अभी के अभी हुआ, आपने लिया, आप शादी में गए, रात को सोए, सुबह आपको उल्टी दस्त है, ये एक्यूट है। थोड़े दिनों बाद आया वो टाइफाइड फीवर है, कि लंबा लंबा बुखार आना शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम सिर्फ इस पे ये तो है, बैक्टीरिया वायरस जो कर रहे हैं अगर उनके अंदर हैवी मेटल्स भी आ गए, वो स्लो पॉइजन का काम करता है, फिर वो धीरे धीरे कैंसर की प्रवृत्ति को। अब ये जो हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बढ़ा, उसके इफेक्ट्स तो अब आने शुरू हुए ना, हो तो बहुत सालों से रहा, तो वो स्लोली डैमेज करके डिपॉजिट होके फिर वो कैंसर की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये तो कहानी कहां बची? जितना भाई इस्तेमाल हो सके घर का करो और कम खाओ, कम प्रदूषण वाला अंदर जाएगा, तो भर भर के मत खाओ। तो जो लंबा जीना चाहता है ना, पतले रहो। आज जितने बैठे हो ना, अपने अड़ोस पड़ोस परिवार में देख लेना, अर्थी याद कर लेना, कितने मोटे लोग 90 की अर्थी पे चढ़े, 100 पे चढ़े, नहीं चढ़े होंगे। जो 90-100 की अर्थी चढ़े वो पतले चढ़े, मोटे तो 60-70 पे नहीं पट लिए। तो इस वक्त तो चाहिए एक ही चीज है, पतला, कहते लिव स्लिम एंड लिव लॉन्ग। अच्छा सर, कोई नई बात तो बता दो सर, पीजीआई में नया क्या होने जा रहा है?
तो ये तो सवाल हम करते हैं पीजीआई का नहीं, देखो मैं अपने डिपार्टमेंट का ट्रांसप्लांट को लेके हो। नहीं, मेरी वो डोमेन नहीं है, मैं ट्रांसप्लांट नहीं करता हूं, मैं वो नहीं बोलूंगा। मेरा हमेशा एक चीज रहा है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा मरीजों को जोड़ सकते हैं, एक पार्ट। और मैंने जान के जैसे वैक्सीनेशन भी प्राइवेट के लिए रखा, मैं आपके सामने ओपन आउट कर रहा हूं, मैंने अभी तक नहीं किया। बहुत बार मरीज होते थे कि साहब घर में गंभीर है, नहीं आ सकता, काला पीलिया पता चला, प्राइवेट हॉस्पिटल में है, नहीं आ सकता, दवाई चाहिए, तो उसके ऊपर ऑफिशियल है, अब से कोई भी कहीं पे भी है वो हमारी टीम को हमारे विभाग में मिल सकता है आके, हमारे बंदे उसके घर तक जाएंगे, उसको दवाई देने के लिए, कोई टेस्ट करवाने के लिए। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी है, हमारी टीम पहुंचेगी वहां पे उसको मदद देने के लिए। ये दायित्व हमने अपने पे लिया है, ये लेटेस्ट चीज है जो हमने की है, ये आउटरीच है हर लोगों के लिए। अब इतनी बार मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन हुआ जी, देखो हमें भी होता था, हम करें, कल को आप कहते हो ना आपका नाम चढ़ता तो कोई एलिगेशन लग सकती है कि कुछ खाते होंगे, बट दिस इज ऑफिशियल कि अब हमारी टीम 24 घंटे वार्ड रहता है, टीम रहती है। किसी को काले पीले की प्रॉब्लम है, दवाई की जरूरत है, वो कभी भी आके टच कर सकता है। उसका मरीज घर पे या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर है, उसको सारी मदद सुनिश्चित की जाएगी, मरीज को आने की जरूरत नहीं, मेरा टीम मेंबर जाएगा। देखिए ये ला